प्रीवेलेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं ओसीडी सीम्स टू बी प्रेजेंट इन अबाउट 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 2 से 3% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन ये जो क्राइटेरिया है ये क्या है, एक ईयर का, यानी कि हर एक साल में जो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2 से 3% ऑफ द होल पॉपुलेशन इन ए ईयर इट सीम्स टू बी ऑक्युपाइड विद द ओसीडी, राइट। ओसीडी कैन अकर एट एनी टाइम फ्रॉम द प्री स्कूल टू द अडल्ट। कहां से हो सकता है, प्री स्कूल से अडल्टहुड तक, यानी कि ये चलता रहता है। ऑल्दो ओसीडी डज अकर एट द अर्ली एजेस एंड अबाउट a quarter of the cases emerge after the age of the 14। 14 साल के बाद ही आपके जो केसेस होते हैं, जो मेनली केसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके 90% केसेस होते हैं वो 14 के बाद होने लग जाते हैं। अडल्टहुड में कुछ ज्यादा आपको मिलेंगे, राइट। जैसे जैसे आप अडल्टहुड की तरफ जाते जाएंगे, अब इसमें आपका अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड सब काउंट हो जाता है, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप अडल्टहुड की तरफ जाते जाएंगे आपके ओसीडी जो रहेगा वो इंक्रीज होता चले जाएगा। ओके, इट इज कॉमन इन द मैन। किसके अंदर ज्यादा कॉमन है, मैन के अंदर देखिए ये ज्यादा कॉमन है। as in the woman it's common in men as in women and the median age of the onset of the 19। दोनों में ही ये कॉमन है, मैन और वुमेन में नहीं है, दोनों में ही क्या है, ये इक्वल कॉमन है। और एक अगर हम इसकी जो एवरेज ले तो ये 19 ईयर से स्टार्ट होने लग जाता है। 14 इसकी एक मिनिमम एज सेट करेगी, लेकिन अगर हम एक जर्नल या फिर अगर हम एक एवरेज लेके चलें तो कितनी एज है, वो 19 है। The content of the obsession of the compulsion may vary across age and the sex, right। जो कंपल्शन है, ऑब्सेशन और कंपल्शन का, राइट, जो कंटेंट है वो वरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर सेक्स। इट में पॉसिबल कि मेल में पहले हो जाए या फीमेल में बाद में हो जाए, या फीमेल में पहले हो जाए और मेल्स में बाद में हो जाए, तो ये आपको देखना रहता है, वरी कर सकता है। OCD is found across all level of the education and the income। हर जगह, हर अक्रॉस मारे हर एक लेवल पे पाया जाता है, एजुकेशन में भी प्लस इनकम से भी रिलेटेड इसमें हमने इसको फाउंड करा गया है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड ओसीडी टेंड्स टू बी ए क्रोनिक कंडीशन ऑफन विथ ए सिम्पटम सीवियरिटी फ्लक्चुएटिंग ओवर द टाइम। देखिए डिसऑर्डर कोई सा भी हो, अगर वो अनट्रीटेड रह जाता है तो क्रोनिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और एक चीज का भी अगर ध्यान रखना, अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर सीवियर हो जाता है तो देयर आर 95 to 90% चांसेस कि अब वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज वो ट्रीट करा नहीं है। अब उसकी सीवियरिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उस चीज को वापस बैक टू द नॉर्मल लाना है, इट्स क्वाइट ए लिटिल इम्पॉसिबल। सम केसेस में जब आपकी थेरेपीज चल रही है लॉन्ग टाइम तक तो वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सीवियर केसेस में बैक टू नॉर्मल लाना बहुत ही हार्ड होता है, राइट। तो यहां पर इसलिए देखिए, चाहे कोई भी डिसऑर्डर हो, अगर वो सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है या फिर आप उसे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, थेरेपीज नहीं ले रहे हैं, मेडिटेशन या मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव करेगा ही करेगा, चाहे वो आज नहीं तो कल करेगा ही करेगा, राइट। एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, ओसीडी की एटियोलॉजी बताइए, राइट। आपके इग्नू के पेपर में पूछा गया है, आपके वाइवा के में भी ये पूछ लिया जाता है। OCD is a disorder of the brain। To date, no one certain of the cause of the OCD। देखिए ये क्या है, एक डिसऑर्डर माना जाता है, किसका, एक ब्रेन का डिसऑर्डर माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अभी तक, राइट, अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी सर्टेन पॉइंट नहीं दिया गया है कि दिस इज द पर्टिकुलर कॉज ऑफ द OCD, राइट। तो इस चीज का भी आप लोगों को क्या करना है, इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जेनेटिक क्या रहता है, जेनेटिक ऑफ ए फैमिली भी हो सकती है। अब देखिए जेनेटिक की जब हम बात करते हैं तो इट मे पॉसिबल कि ये किसकी वजह से हो, जीन्स की वजह से हो, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर क्या हो सकती है, इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। It is important to keep in the mind that there are effective treatments for the OCD even though the causes are the not completely understood। जरूरी नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट सिर्फ आपके कॉजेस से ही पता चले। अगर यहाँ पर देखिए कॉज अगर आपको नहीं पता है बट आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। व्हाई, बिकॉज देखिए कुछ ना कुछ जर्नल सिम्टम्स रहते ही रहते हैं, जर्नल सिम्टम्स रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जर्नल रूट कॉज भी आपको हर एक डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा सेम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। बट अगेन अगर कोई डिसऑर्डर सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है तो वहां पर इट इज इम्पॉसिबल, राइट, बैक टू नॉर्मल लाना नियर अबाउट इम्पॉसिबल के अराउंड हो जाता है। ओके
अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ओसीडी। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जेनेटिक फैक्टर, इट मे पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स और द जीन्स दैट स्टूडेंट और एन इंडिविजुअल इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट माइट बी द कॉज ऑफ द एटियोलॉजी और माइट बी द कॉज ऑफ द ओसीडी। कि भाई पेरेंट्स को था तो उसकी वजह से हो सकता है, पेरेंट को एंजाइटी था, राइट, एंजाइटी डिसऑर्डर था, पैनिक्स आते थे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्रेन एंड बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटीज में भी आपका काफी देखा गया है, राइट। अब ब्रेन और बायोकेमिकल अगर हम अबनॉर्मलिटीज की बात करें तो देखिए जो एक पर्टिकुलर आपका जो ब्रेन के जो सर्किट्स होते हैं वो जब अगर काउंट नहीं कर पाते, राइट, जब हम बात करें जैसे कि मैंने जो ब्रेनिंग इमेज है, राइट, ब्रेन में जो इमेज बन रही है वो नहीं बन पा रही है, ब्रेन स्ट्रक्चर ये पाया गया है ओसीडी वालों जो स्टूडेंट्स सॉरी या फिर जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं उनका जो ब्रेन इमेजिंग होती है वो क्या होती है, वो नॉर्मल पीपल से डिफर होती है, राइट। जो ब्रेन उनके सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जा रही है वो भी उनके डिफर होने लग जाते हैं, राइट। जिनकी और किससे डिफर होने लग जाते हैं, नॉर्मल पीपल से उनके क्या होने लग जाते हैं, डिफर होने लग जाते हैं। और ये भी पाया गया है, रिसर्चर ने बताया गया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द ओसीडी जिनके ब्रेन में ये इमेजिनिंग या फिर आप कह सकते हैं न्यूरो सर्किटर नहीं बन पा रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन में भी क्या होते हैं, इश्यू होने लग जाते हैं, उससे भी क्या होने लग जाता है, उनकी एंजाइटी क्या होने लग जाती है, डेवलप होने लग जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में आपके दो फैक्टर काफी हैं, जेनेटिक भी आप लिख सकते हैं ब्रेन में, या फिर आप कह सकते हैं बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटीज में आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो साइको एनालिटिक थ्योरी। अब देखिए साइको एनालिटिक थ्योरी में क्या गया था कि ये जो आपके ओसीडी हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ओसीडी है ये आपकी किसकी प्रोजेक्शन है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड की क्या है, ये अनकॉन्शियस माइंड की ये क्या है, प्रोजेक्शन है, राइट। अब अनकॉन्शियस माइंड में क्या था आपका, अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपकी जो डार्क डिजायर है, जो अर्ज है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जो अर्ज है आपकी उस पे क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। वो क्या हो गया है, अगर मैं साइको एनालिटिकल, अगर इसी के अंदर मैं साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करूं तो वहां पर क्या है कि हमने बच्चे को टू स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्या करी गई है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी गई है। ध्यान से सुनना, हमने क्या करा है, बहुत ज्यादा अधिक बच्चे की क्या कर दी है, टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है उसका इफेक्ट उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ रहा है, राइट। तो देखिए जो फ्रूड ने बात कही थी, टॉयलेट ट्रेनिंग जो उन्होंने अपनी 5 स्टेजेस बताई थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसका कितना इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आपको कि कहां से चीजें कहां कोरिलेटेड हो रही हैं, ओके। साइकोलॉजिकल फैक्टर में अगर हमारा बात करें, दूसरा हमारा है लर्निंग थ्योरी। अब देखिए लर्निंग थ्योरी क्या रहती है कि कोई भी थ्योरी की अगर हम बात करें तो वो किससे एसोसिएटेड रहती है, वो एसोसिएटेड रहती है फियर से। अब अगर हम बात करें फियर की, तो फियर क्या प्रोवोक करता है, फियर प्रोवोक करता है एंजाइटी, और एंजाइटी क्या प्रोवोक करती है, आपकी स्ट्रेस। और कहीं ना कहीं जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लग जाता है तो वो किसको अराइज करता है, वो आपकी बॉडी में क्या करने लग जाता है, बहुत सारे थॉट्स, इमेज ऐसे प्रोड्यूस करने लग जाता है जो कि क्या है, डिस्कंफर्ट है। और जैसे ही जो इंडिविजुअल है उन बिहेवियर के साथ इंगेज होता है, वो क्या करने लग जाते हैं, वो एंजाइटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तभी कहते हैं कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है मेडिकेशन लीजिए, मेडिटेशन करिए, ताकि जो वो थॉट्स हैं वो क्या हो जाए, वो थॉट्स आपके क्या हो जाए, दब जाए, ओके। तो ये लर्निंग थ्योरी यहां से रह सकती है। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, तो कॉग्निटिव थ्योरी में जैसे कि हमने बताया था कि ये क्या रहती है, एक बायस रहती है किसके ऊपर, ऑब्सेशन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कॉग्निटिव थ्योरी में, तो अगर मैं बात करूं ऑब्सेशन के ऊपर, कॉग्निटिव थ्योरी क्या थी कि हम नेगेटिव पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, और पॉजिटिव पॉइंट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि साइकोएनालिटिक थ्योरी में कि बच्चे की जो टॉयलेट ट्रेनिंग रही है, जो उसका चाइल्डहुड रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी स्ट्रिक्ट रही है साइकोएनालिटिक थ्योरी के थ्रू। तो यहाँ पर हम उसे क्या बता सकते हैं कि भाई जो आपके नेगेटिव थॉट्स थे उसको हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम उसको सप्रेस करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बच्चे के अंदर से जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है वो क्या हो सके, वो बाहर निकल सके, राइट।